नई रहस्यमय गुत्थियां पुराने दुश्मनों के साथ लौट रही हैं और इस बार वेडनेसडे पूरी तरीके से तैयार है। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे एक चेयर से बंधी हुई है, जहां हम 6 हफ्ते पहले की स्टोरी को देखते हैं कि वेडनेसडे के एयरपोर्ट से आ रही है, लेकिन उसके पास में काफी हथियार होते हैं, जहां उसके सारे हथियार जमा कर लिए जाते हैं और वो एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए निकलती है। एंड जैसे ही वेडनेसडे का उस सीरियल किलर से एनकाउंटर होता है तो उसकी साइकिक पावर ग्लिच कर जाती है, जिससे उसकी आंखों से ब्लैक कलर का पदार्थ निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। ऐसे वेडनेसडे किडनैप हुई, जिसके बाद में सीरियल किलर उसे मारने को आता है, लेकिन थिंक टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वेडनेसडे वहां से आजाद हो जाती है। नाउ वेडनेसडे अपने फादर गोमेज और मोम मोर्टिशिया के साथ में नेवरमोर लौटती है, जहां उसके साथ में उसका छोटा भाई पक्सली भी होता है, जिसके पास में अंकल फेस्टर जैसी सेम पावर थी। और वेडनेसडे जैसे ही नेवरमोर स्कूल में आती है, वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अब कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी है, और हो भी क्यों ना आखिरकार थ्रोमनील और क्रैकस्टोन जैसे विलन से उसने इस स्कूल को बचाया है। और इसीलिए नेवरमोर का नया प्रिंसिपल भी वेडनेसडे से मिलने आता है, जिसका की नाम बेरी डॉट होता है। लेकिन वेडनेसडे इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ को। यही दूसरी साइड हमें एक मिस्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ जंगल के अंदर एक कपल मिल रहे होते हैं और दूर से कोई उनकी सीक्रेटली पिक्चर ले रहा था। एंड जस्ट एग्जैक्ट उसके पीछे हमें एक काना कौवा दिखाई देता है जो उस पर नजर रख रहा था। अब देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे कौवे आ जाते हैं और वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। एंड गाड़ी में बैठने के बाद में वो किसी को कॉल करता है और बताता है कि वो लोग मेरे पीछे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सबूत टेबल पर मिलेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी के अंदर भी काफी सारे कौवे बैठे थे जो उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इधर वेडनेसडे जैसे ही अपने रूम के अंदर जाती है तो उसे एनिट मिलती है, जो कि अब एक नए लड़के के साथ होती है। एंड यहाँ पे एनिट काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है एजेक्स को लेकर के, वो उसको प्यार करती है या उसे छोड़ना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक एरो आता है और पिक्चर पे जा लगता है, और उस पिक्चर पे लिखा था कि वेडनेसडे मेरी नजर तुम ही पर है। और वेडनेसडे उस पिक्चर को लेकर अपनी साइकिक पावर का यूज करती है, लेकिन उसे स्टोकर का पता तब भी नहीं लग पाता। देन इधर पक्सली ह्यूजिन का रूममेट बनता है, जिसपे ह्यूजिन बताता है कि वो अब बाकी सारे कीड़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। अब वेडनेसडे जंगल की तरफ निकलती है, जहाँ वो थिंग को डांटती है और थिंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे जैसे ही आगे बढ़ती है तो ब्रैडबरी की डेड बॉडी शेरिफ वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। एंड वेडनेसडे जैसे ही डेड बॉडी के पास होती है तो वहाँ मौजूद खड़े हुए लोगों में एक बंदा उसे देख के वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे वेडनेसडे जाती है। और वेडनेसडे जैसे ही उसे एनकाउंटर करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि गैल्वन होता है, यानी कि टाइलर के डैड, जिसे हमने पिछले सीजन में भी देखा था। जिसके बाद में वेडनेसडे उसे खरी खोटी सुना के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गैल्वन उसे कौवों के बारे में वार्न करता है। अब जैसे ही रात होती है तो एजेक्स सारे न्यू स्टूडेंट को एक स्टोरी सुनाता है, एक ऐसे लड़के की जो कि बहुत ज्यादा होशियार और काबिल होता है, लेकिन उसका दिल काम नहीं करता है, इसलिए वो अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाता है। उसके बाद में वो कई सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है और अपने एक्सपेरिमेंट के चलते ही मारा जाता है एक दिन, जिसके बाद में उसे कपाल वृक्ष के नीचे दफना दिया जाता है। और पक्सली ये स्टोरी सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इधर प्रिंसिपल बियांका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो डोनेशन के लिए लोगों को मना सके, जिस पर बियांका इनकार कर देती है। तो प्रिंसिपल उसे धमकाने लगता है क्योंकि उसे अपना साइरन सॉन्ग यूज करना ही होगा। फिर हम देखते हैं एक न्यू कैरेक्टर इसाडोरा, जो कि म्यूजिकल टीचर होती है और वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होती है वेडनेसडे के अंदर। अब अगले दिन सुबह प्रिंसिपल और बियांका मोर्टिशिया एडम को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं गाला के लिए, ताकि वो डोनेशन के लिए मान जाए और अपनी मॉम को भी मना ले। इधर वेडनेसडे को एक्जेवियर एक लेटर और पेंटिंग भेजता है। यही हमें पता चलता है कि एक्जेवियर 1 साल के लिए नेवरमोर से बाहर पढ़ाई करेगा, और वेडनेसडे को जो उसने फोन दिया था वो वेडनेसडे ने पानी में गिरा दिया। और पेंटिंग खोलने पे पता चलता है कि वो पेंटिंग उन क्रॉस की है जो आजकल ये मर्डर्स में शामिल हैं। और रूम में देखने पे वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी नोवेल गायब है, जो कि उसके स्टॉकर ने उठा ली है। जिसके बाद में वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी नोवेल रात के फंक्शन में जला दी जाएगी। जहाँ जाने के बाद में वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी नोवेल उस बड़े से वर्ड में है, जिसको थोड़ी देर में जला दिया जाएगा। और थोड़ी कोशिशों के बाद में वेडनेसडे वहाँ से वो नोवेल निकाल लेती है और बर्ड पूरी तरीके से जल जाती है, लेकिन वेडनेसडे अपने आप को बचा लेती है। जिसके बाद में प्रिंसिपल सबके सामने वेडनेसडे को हीरो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वेडनेसडे उस पेंटिंग को जला देती है, जिसके रीजन में वेडनेसडे बताती है कि उसे इतनी पॉपुलैरिटी पसंद नहीं है। इधर हम पक्सली को देखते हैं, जो टिक टिक की आवाज सुनने के लिए उस कपाल वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है। जिसके बाद में वो डर के नीचे गिरता है और उसके हाथ में से इलेक्ट्रिक शॉक निकलने लगते हैं। जिसके बाद में वो लड़का जो सालों से वहाँ पे दफन था, जिसका मैकेनिकल हार्ट था, वो जिंदा हो उठता है, जिसे देख के पक्सली घबराता नहीं बल्कि और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और वेडनेसडे जैसे अपने रूम के अंदर आ रही होती है तो एनिट उसे पीछे से रोकने की कोशिश करती है और उसके कंधे पे जैसे ही हाथ रखती है, तभी वेडनेसडे को साइकिक झलकियां दिखने लगती हैं और उसकी आंखों से वो काले कलर का पदार्थ बाहर आता है। यहाँ वेडनेसडे देखते हैं कि वो एक कब्र के आगे खड़ी है, एनिट सिंक्लेयर की, जिसपे खूब सारे कौवे मंडरा रहे हैं। और एनिट पीछे से दौड़ती हुई
आती है और वेडनेसडे का गला पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरी मौत के पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड इन रियलिटी वेडनेसडे बुरी तरीके से तड़प रही होती है और एनिड और उसकी मॉम मोर्टिशिया भी उसके पास में बैठी थी। जिसके बाद में वेडनेसडे की आंख उसकी मॉम के रूम में खुलती है और मोर्टिशिया भी वहाँ पर बैठी थी और मोर्टिशिया और वेडनेसडे के बीच में एक बहस छिड़ जाती है, जहाँ मोर्टिशिया बताती है कि मैं जानती हूँ इन आंसू की वजह क्या है। जब कोई इंसान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है या फिर वो दिमागी तौर पर थकने लगता है। जिसके जवाब में वेडनेसडे बोलती है कि नहीं, मेरी शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में हैं। और मोर्टिशिया इन सब की वजह गुडी की वो किताब बताती है जिसे वेडनेसडे आजकल कुछ ज्यादा ही यूज कर रही थी। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ से निकल जाती है और वो सीधा पहुंचती है टाइलर के डैड के पास में, जहाँ जाने के बाद में उसे एक शॉक मिलता है कि टाइलर के डैड अब मारे जा चुके हैं और उन्हें भी एग्जैक्ट सेम वैसे ही मारा था जैसे कि उस सीक्रेट एजेंट को क्रॉस के थ्रू मारा गया था। और वेडनेसडे टाइलर के डैड की डेड बॉडी को छू के अपनी शक्तियां का यूज करती है, लेकिन वहाँ पर उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती। जिसके बाद में वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ वहाँ आ पहुँचते हैं तब तक। जिसके बाद में वेडनेसडे को कस्टडी में लिया जाता है और उससे पूछताछ होती है, लेकिन तभी उसके फादर गोमेज वहाँ जाते हैं। वो एक लॉयर होते हैं, इसलिए वेडनेसडे को आसानी से वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पक्सली और ह्यूजिन को दिखाया जाता है, जिन्होंने उस ज़ॉम्बी को ह्यूजिन के शेड में बंद कर दिया था। वहीं पक्सली ह्यूजिन को बताता है कि ये वही लड़का है जिसकी स्टोरी हमें एजेक्स ने सुनाई थी, जिसके अंदर मैकेनिकल हार्ट था। जिसके बाद में ह्यूजिन उसे शहद खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन दोनों पर ही वॉमिटिंग कर देता है। इधर वेडनेसडे गुडी की किताब में अपनी पावर्स को ठीक कैसे किया जाए इसका जवाब ढूंढने के लिए निकल जाती है और थिंग्स को एनिड की रक्षा करने के लिए छोड़ देती है वहीं पर। लेकिन वेडनेसडे जैसे ही रूम के अंदर आती है तो वो देखती है इनेड की मौत हो चुकी है, उसका किसी ने गला काट दिया। और वेडनेसडे जैसे ही घबराकर उसके पास जाती है तो इनेड इतने में उठ के खड़ी हो जाती है और बताती है कि ये प्रैंक डे था। उसके गले पे बस उसने टमाटो सॉस लगाया था। इस पर वेडनेसडे उसे काफी खरी खोटी सुना देती है। अब पूरे स्कूल में प्रैंक डे एक फंक्शन की तरह मनाया जा रहा था। जिसके बाद में वेडनेसडे डॉक्टर ऑर्फन और प्रिंसिपल से पूछती है एवियन के बारे में, जिस पर डॉक्टर ऑर्फन बताते हैं कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे कोई भी एवियन नहीं आया। दूसरी तरफ बियांका मोर्टिशिया एडम्स को कन्विंस करने में लगी हुई होती है और बियांका मोर्टिशिया एडम को डोनेशन लिस्ट देती है, जिसमें सबसे अहम नाम था मोर्टिशिया की मॉम का। जिस पर मोर्टिशिया बताती है कि उसकी मॉम से उसकी कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन मोर्टिशिया की मॉम एक बड़ी हस्ती थी। एंड वो ज़ॉम्बी जिसे पक्सली ने कैद कर रखा था वो अपनी कैद से अब आजाद हो जाता है। अब वेडनेसडे विलो हिल की तरफ निकल जाती है जहाँ टाइलर को कैद किया गया था, लेकिन मोर्टिशिया उसके रूम में आती है और गुडी की किताब वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर वेडनेसडे जैसे ही विलो हॉल पहुँचती है तो उसकी मुलाकात एक सेक्रेटरी से होती है, जिसके बाद में डॉक्टर फेयरबर्न उसे टाइलर के पास में लेकर जाती है। यहाँ टाइलर को बुरी तरीके से जंजीरों में पकड़ा हुआ होता है और वो वेडनेसडे से बोलता है कि मैं एनिड को मार दूंगा। जिसके जवाब में वेडनेसडे उसे बताती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, साथ ही उसके फादर के साथ में काम करने वाले एक और डिटेक्टिव की भी। और वेडनेसडे उसे काफी कुछ सुनाने लगती है, जिस पर टाइलर को गुस्सा आ जाता है और वो हाइड में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन उसे करंट मारकर रोक दिया जाता है। जिसके बाद में वेडनेसडे वहाँ से निकल जाती है। इधर ह्यूजिन पक्सली को बुलाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा पेट ज़ॉम्बी स्लर्प अब भाग गया है। उधर थिंग को कोई कैद कर लेता है और एनिड और उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद में वेडनेसडे एनिड को ढूंढने लगती है और एनिड और उसके बॉयफ्रेंड को हम चैन के अंदर बंधा हुआ देखते हैं। वेडनेसडे फाइनली इतनी कोशिशों के बाद में आखिरकार एनिड और उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ लेती है जो चैन से बंधे हुए थे। और थिंग जैसे ही ताला खोलने जाता है तभी हम देखते हैं ये एक ट्रैप था जिसपे एनिड के ऊपर तलवारें गिरने लगती हैं। और वहाँ पर एक कोड होता है जिसे डालने के बाद में वेडनेसडे फाइनली एनिड को बचा लेती है। जिसके बाद में वो स्टोकर वेडनेसडे के सामने आता है और वो 13 साल की एक अदृश्य लड़की होती है जिसका नाम एग्नेस था। और वो लड़की बस वेडनेसडे के साथ एक प्रैंक कर रही थी ताकि वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके, लेकिन वेडनेसडे ही उसे गैब्लिन का कातिल समझ रही होती है, जिस पर वो बताती है कि मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, ना कि आपका अगला शिकार। और बदले में वो गैब्लिन का फोन वेडनेसडे को देती है और बताती है कि ये मिस्ट्री सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और वेडनेसडे एग्री हो जाती है उसे अपने साथ रखने के लिए। इधर बियांका अपने मॉर्निंग सॉन्ग यूज करके मोर्टिशिया एडम को कन्विंस कर लेती है कि वो अपनी मॉम को कॉल करे और उसे एक मोटी डोनेशन के लिए मना ले। यहाँ वेडनेसडे अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती, इसलिए वो गुडी एडम की किताब को ढूंढने चली जाती है, जहाँ थिंग उसे बताता है कि वो किताब उसकी मॉम ले गई है। एंड इधर वो ज़ॉम्बी भी आजाद घूम रहा होता है, जिसके सामने एक कार आती है और वो उस कार के ड्राइवर को मार के खाने लगता है, जिसे वापस लेने के लिए वेडनेसडे चुपके से अपनी मॉम के रूम में आती है, लेकिन उसकी मॉम को भनक हो जाती है और वो वेडनेसडे को पकड़ लेती है। तभी ये देखकर वेडनेसडे की कॉपी एग्नेस उसके पास आती है और उसके हेल्प करने के लिए ट्राई करती है, लेकिन वेडनेसडे उसकी मदद को इनकार करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जिसके बाद में हमें पक्सली और ह्यूजिन दिखाया जाता है, जिसके बाद में वेडनेसडे खिला रही है और वो बताता है कि जब वो सुबह की कोशिश करती है ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था, वो खुद ब खुद वापस आ गया। जिसके बाद में ह्यूजिन उसके दिमाग में झांकता है, वहाँ उसे पता चलता है कि इसका दिमाग तो सुपर स्पीड से रीजनरेट कर रहा है। जिसके बाद में ह्यूजिन
उसे दूसरों को बताने के लिए बोलता है, लेकिन पक्सली बताता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। इधर वेडनेसडे गैब्लिन के फ्यूनरल पर आती है, जहां हम देखते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे शेरिफ और डॉक्टर मॉर्फिन हैं, जिसके बाद में शेरिफ वेडनेसडे को वार्न करती हुई वहाँ से निकल जाती है। यहाँ वेडनेसडे डॉक्टर से एवियन और टाइलर के बारे में पता करती है। तब डॉक्टर बोलती है कि विलो हिल में कोई भी एवियन नहीं है जो पक्षियों को काबू कर सके, लेकिन हाँ टाइलर के फादर गेवियन टाइलर से एक बार मिलने आए थे, जिसके बाद में टाइलर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो पूरे 5 मिनट तक हाइड रहा था, तो शॉक देके उसे कंट्रोल करना पड़ा। दूसरी तरफ बियांका एक होटल में अपना मॉर्निंग सॉन्ग यूज करती है ताकि वो छुपकर अपनी मोम से मिल सके। जहाँ जाने के बाद में वो अपनी मोम से बोलती है कि तुम्हें अब छुप के रहना चाहिए, लेकिन टीवी पर बताया जा रहा होता है कि मॉर्निंग सॉन्ग कंपाउंड पर छापा लगा है, लेकिन बियांका बताती है कि गिडियन वहाँ से बच के निकल गया। एंड अब वेडनेसडे एग्नेस के साथ मिलकर गैब्रिएल का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और इसमें उसकी मदद करती है एक लड़की जो कि रूप बदल सकती थी, जिसके बाद में एग्नेस वेडनेसडे को गैब्रिएल के घर से मिले हुए सबूत देती है, जिस पर वेडनेसडे उन दोनों को दफा होने के लिए बोलती है। और गैब्रिएल का फोन चेक करते हुए वेडनेसडे को एक ठोस सबूत मिलता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होती है उस जासूस की जिसने आखिरी बार एक कॉल की थी। तो अब यहाँ हमें फाइनली पता चलता है कि वो कॉल उसने गैब्रिएल को की थी, जिसमें उसने बोला था कि अगर मैं मरता हूँ तो वो सबूत मेरे डेस्क पर होंगे। जिसके बाद में वेडनेसडे को ना चाहते हुए भी कैंप में जाना पड़ता है, लेकिन वेडनेसडे अपने साथ में एग्नेस को लेके जाती है, जिस पर एनिट को काफी जलन होती है। लेकिन वेडनेसडे जैसे ही कैंप पहुंचती है तो उसके मॉम डैड भी उसके पीछे से आ जाते हैं, जिसे देख के वेडनेसडे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। बट पक्सली वहाँ पे एक ताबूत लेकर जा रहा होता है एंड ह्यूजी जैसे अपने टेंट के आगे रॉकेट लगे हुए देखता है तो उसे शक हो जाता है, और वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसके सामने एक भयानक नजारा होता है, क्योंकि पक्सली इस कैंप में ज़ॉम्बी को ले आया था, जिसे देख के ह्यूजी काफी बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन पक्सली उसे कैसे भी करके समझा ही लेता है। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं और प्रिंसिपल अपनी स्पीच दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बीच में कुछ इंटरफेयर होता है, जहाँ कुछ नॉर्मी जो कैडेट थे वो आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मी यहाँ आते ही आउटकास्ट को निकलने के लिए बोलते हैं। लेकिन अभी वेडनेसडे तो वेडनेसडे है, वो उन्हें चैलेंज कर देती है और बोलती है कि अगर तुम हमें हरा देते हो तो हम यहाँ से ऑटोमेटिक चले जाएंगे, जिसके बाद में दोनों ही टीम के एग्री कर जाते हैं। एंड जैसे ही ये गेम स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि नॉर्मी आउटकास्ट पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन टीम वर्क की तरह काम करते हैं। अब आउटकास्ट के हारने की संभावना काफी ज्यादा होती है, लेकिन वेडनेसडे एंड मौके पर आके इस हार को अपनी जीत में बदल देती है, जिस पर प्रिंसिपल काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वेडनेसडे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अपनी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। लेकिन नॉर्मी लड़के जो हार चुके थे वो गुस्से में आके अब बदला लेने का फैसला करते हैं। तो जैसे ही नाइट होती है तो वॉनफायर के टाइम पे सारे ही आउटकास्ट एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं और वेडनेसडे अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकल जाती है, जहाँ थोड़ा ही ढूंढने पे उसे वो घर मिल जाता है। और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर काफी सारे क्लूज होते हैं, कुछ ऐसे आउटकास्ट की इंफॉर्मेशन जो मर चुके हैं। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो सारे ही लोग विलो हिल के पेशेंट थे, लेकिन उस वॉल पे सारी ही चीजें एक तरफ पॉइंट कर रही थी लुइस पे, जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि अगर इस लुइस का पता चलता है तो शायद एनिट की जान को बचाया जा सकता है। और ये सब कुछ बाहर से वो काना कौवा देख रहा होता है। एंड दूसरी तरफ फाइनली एजेक्स एनिट से ब्रेकअप कर लेता है। एंड सच बताऊं तो ये मूवमेंट इतना भी सैड नहीं होता, लेकिन यही पे वो सारे नॉर्मली घास पहनकर बैठे होते हैं ताकि वो सही मौका देख कर आउटकास्ट पे हमला कर सके। इधर वेडनेसडे अपनी मोम के पास जाती है ताकि वो गुडी की किताब को हासिल कर सके, ताकि उसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिससे उसकी शक्तियां वापस से काम करने लगे। लेकिन मोर्टिसिया इस पे साफ मना कर देती है, जिसके बाद में क्योंकि वेडनेसडे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो डुएलो आसुकास के बारे में चैलेंज कर देती है, जहाँ बेसिकली होता यह है कि इन दोनों को आंखों पे पट्टी बांध के तलवारबाजी करनी होगी। इधर वो नॉर्मी कैंप वाले काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं आउटकास्ट पर हमला करने के लिए। उनका लीडर जैसे ही अंदर जाता है तो भाई वो किसी और का टेंट नहीं बल्कि ह्यूजी और पक्सली का होता है, जिसमें उन्होंने ज़ॉम्बी को कैद कर रखा था, जिसके बाद में वो ज़ॉम्बी उस नॉर्मी के लीडर का भेजा खा जाता है और उनके कैंप के बाकी सारे बच्चे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर वेडनेसडे अपनी माँ के साथ में तलवारबाजी कर रही थी, ये सीन काफी ज्यादा अच्छा था और वो दोनों काफी शिद्दत से लड़ भी रहे होते हैं। लेकिन तभी स्लर्प द ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और वेडनेसडे उसके भेजे में तलवार मार के उसे गिरा देती है, जिसके बाद में शेरिफ और विलो हिल वाले आते हैं और स्लर्प द ज़ॉम्बी को अपने साथ में पकड़ कर ले जाते हैं और वेडनेसडे सारी कड़ी आपस में जोड़ने लगती है ताकि वो इस मिस्ट्री को जल्दी से सॉल्व आउट कर सके। इसके बाद में हमें फाइनली दिखाई जाती है विलो हिल में कैद हुई मिस थ्रोनहिल। अब थ्रोनहिल को डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे कुछ ऑफर करती है, जिस पर थ्रोनहिल चालाकी तो दिखाती है, लेकिन कैद से बचने के लिए वो इस पर एग्री कर जाती है। लेकिन इस पर वो अपनी शर्त रखती है कि उसे पहले टाइलर से फेस टू फेस मिलना है, जिसके बाद में डॉक्टर उसे टाइलर से मिलने के लिए लेकर चली जाती है। बट टाइलर का रिएक्शन तो कुछ और ही होता है, वो अपने हाइट फॉर्म में आता है और थ्रोनहिल का गला पकड़ लेता है। तभी वो टाइलर को कैसे छुड़ाने का वादा करती
जाती है तो टाइलर उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे पेट्रिशिया रेड कार की अस्थियां उठाती है, लेकिन उसी बीच उसके सामने उसकी नानी आ जाती है। जहाँ उन दोनों के बीच में जो बात हो रही थी वो ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन रहा होता है। एंड जैसे ही वो दोनों आपस में बात करने में बिजी होती हैं तो वो वहाँ रखा सबूत उठा के भाग जाता है। और वेडनेसडे उस कौवे का पीछा तो करती है, जहाँ उसे वो कातिल दिख भी जाता है, लेकिन उसके आने से पहले वो बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद में वेडनेसडे अपनी नानी के पास जाती है, जहाँ उनसे मदद के बदले उसे कुछ सौदा करना पड़ता है। एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए वेडनेसडे अपनी रूम में जाती है, जहाँ एनिड और एग्नेस में झगड़ा चल रहा था और वो काना कौवा भी उनपे तभी भी नजर रख रहा था। तब वेडनेसडे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने अंकल फेस्टर को विलो हिल हॉस्पिटल भेज देती है, जिसके बाद में अंकल फेस्टर एक होटल जाते हैं एंड जानबूझ के अपने आप को पकड़वा लेते हैं विलो हिल वालों से। लेकिन इसी बीच बियांका की मॉम भी पकड़ी जाती है और जैसे अंकल फेस्टर ने प्लान करा था एग्जैक्ट वैसा ही होता है। वो लोग अंकल फेस्टर को विलो हिल भेज देते हैं। इधर वेडनेसडे अपनी पावर्स को लेके काफी ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो गुडी की किताब लेने के लिए अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ उन दोनों की बातचीत के बीच हमें पता चलता है आंट ओफेलिया के बारे में, जो काफी टाइम से गायब है। लेकिन इसी बीच में उसकी नानी भी आ जाती है, जो कि वेडनेसडे को बताती है कि अगस्टस स्टोनहर्ट ही है इन सबके पीछे, उससे जाके ढूंढो और बात करो। एंड वेडनेसडे की नानी मोटेशिया को कन्विंस करने लगती है कि तुम गुडी एडम्स की किताब वेडनेसडे को दे दो। एंड मोटेशिया गुडी एडम्स की किताब को बाहर निकालती है, जिसके बाद में वो किताब देने ही लगती है, लेकिन तभी वो उस किताब को आग में जला देती है और बोलती है कि हम फैमिली मेंबर्स के सौदे कभी नहीं करते। एंड इधर बियांका अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए निकल जाती है एंड उधर अंकल फेस्टर लोइस को ढूंढने लगते हैं। इतने में वेडनेसडे और एनिड स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं, तभी बहुत सारे क्रोस उन पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच इन सबके पीछे कौन है वेडनेसडे उसे देख लेती है और उसका जाकर पीछा करने लगती है, जहाँ आगे जाके उसे डॉक्टर फेयरवन मिलती है तो वेडनेसडे उस पर शक करने लगती है। इसी बीच म्यूजिकल टीचर भी वहाँ आ जाती है, जो काफी ज्यादा थकी हुई थी। अब यहाँ वेडनेसडे कंफ्यूज होने लगती है कि इन दोनों में से वो कौन है जो उन क्रॉस को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी तरफ अंकल फेस्टर स्टोनहर्स्ट को ढूंढ लेते हैं, जो काफी ओल्ड एज होता है इसलिए वो कुछ भूल नहीं पा रहा होता, लेकिन उसका तोता उससे ज्यादा बात करता है। तब अंकल फेस्टर उस तोते को बिजली के झटके देते हैं, जहाँ वो लुइस के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन वो एक कोड बताता है। एंड इधर हम बियांका को देखते हैं, जो अपनी मॉम को छुड़ा के सीक्रेट डोर से नेवरमोर में लेकर आ जाती है, जहाँ वो लोग छुप के प्रिंसिपल की बातें सुनते हैं, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है उस समय। एंड इधर अंकल फेस्टर को लुइस और स्टोनहर्ट का पता लग गया है, ये थिंग आके वेडनेसडे को बता देता है। तो वेडनेसडे एक प्लान बनाती है और विलो हिल के अंदर घुस जाती है। एंड यहाँ आने के बाद में वो सबसे पहले अंकल फेस्टर को आजाद करती है एंड वो दोनों मिलकर लुइस के पास जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है लुइस कोई इंसान नहीं बल्कि एक फैसिलिटी है, एक सीक्रेट संस्था जहाँ पर आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेकिन अंकल फेस्टर को छुड़ाते वक्त वो ज़ॉम्बी भी वहाँ से भाग जाता है, जो काफी लोगों पर हमला करता है और वहाँ पे हड़कंप सा मच जाता है। एंड इधर वेडनेसडे को फाइनली लुइस की फैसिलिटी मिल जाती है और वहाँ पे वो सारे लोग भी जिन्हें मुर्दा करार दे दिया गया था, वेडनेसडे को वहाँ पे वो लोग जिंदा मिलते हैं। लेकिन इतने में ही वो कौवा वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ में आता है वहाँ पे उसका मालिक भी, और वो कोई और नहीं बल्कि विलो हिल की सेक्रेटरी एंड अगस्टस स्टोन की बेटी जूडी ही होती है। जहाँ जूडी बातों में ही बता देती है कि वो भी पहले एक नॉर्मी ही थी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद में वो एक आउटकास्ट बन चुकी है। एंड जूडी हमला करने ही वाली होती है, लेकिन अंकल फेस्टर अपनी पावर यूज करके चारों तरफ ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि वो सारे कैदी जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और विलो हिल के जितने भी पेशेंट थे वो सारे आजाद हो जाते हैं। एंड वेडनेसडे एक लेडी जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसे बचाने के लिए चली जाती है और इसी बीच वेडनेसडे का सामना होता है हाइड से, जहाँ हाइड उसे बुरी तरीके से जख्मी करके खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिसके बाद हाइड भी वहाँ से भाग जाता है। शेरिफ उस पर गोलियां तो चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सबको मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इधर वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और बुरी तरीके से जख्मी होती है। नाउ अब वेडनेसडे अगले दिन कोमा में होती है और उसकी मॉम एंड डैड उसके पास होते हैं, जिसके कुछ देर बाद में उसको होश आता है और उसके सामने होती है मिस वीम्स, जिसे देख के वेडनेसडे थोड़ी शॉक होती है और वो तुरंत ही गेट खोल के बाहर निकलती है, जहाँ का नजारा बहुत ही अलग होता है। यहाँ प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को बताती है कि अब वो ही उसकी मार्गदर्शक है, जिस पर वेडनेसडे को बिलीव नहीं हो रहा होता और वेडनेसडे की आंख खुल जाती है। इधर जूडी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ प्रेस को बता रही होती है और वो बताती है कि 3 पेशेंट अभी भी गायब हैं, जो कि पहला है अंकल फेस्टर और दूसरा स्लैप द ज़ॉम्बी और तीसरा है कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही। एंड अब शेरिफ इन तीनों को ही खोजना स्टार्ट कर देते हैं एंड यही अनाउंस होता है कि विलो हिल को थोड़ी वक्त के लिए बंद किया जाता है। एंड इधर हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो किसी की डेड बॉडी को दफना रहा था और उसके पास में जूडी कॉल करती है, जिसे वो बताता है कि सारे पेशेंट को ठिकाने लगा दिया गया है, बस अब बची है तो पेशेंट नंबर 1938 और ये वही पेशेंट थी जिसे वेडनेसडे ने खुद बचाया था। इसी की बिना पे वेडनेसडे जख्मी हुई थी। इधर क्योंकि अब वेडनेसडे को होश आ चुका था इसलिए जूडी अब उससे मिलने के लिए आती है। यही इन दोनों के बीच में बहस होती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। एंड वेडनेसडे जैसे ही वहाँ से निकलती है उसके पास में एक मुरझी हुई गुलाब कोई भेजता है और जैसे ही वो आगे देखती है उसके सामने टाइलर
टाइलर खड़ा होता है और वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन टाइलर वहाँ से बचकर भाग जाता है। इधर प्रियंका अपनी मॉम को उस जगह रखती है जहाँ पिछले सीजन में क्रैकस्टोन ने आग लगाई थी, क्योंकि अब वो जगह खंडर बन चुकी थी। एंड यहाँ उसकी मॉम बाकी सारी जगहों से बिल्कुल सेफ थी। एंड यहीं पे प्रियंका अपनी मॉर्निंग सॉन्ग की हिस्ट्री और गिडियन के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग गिडियन के चंगुल में फंसे थे। एंड इधर जैसे ही वेडनेसडे अपने रूम के अंदर आती है, वो एनिट को वार्न करती है और बोलती है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मिस्टर वीम्स उसे बीच बीच में टोक रही थी, इसलिए वेडनेसडे उन्हें डांटती है। क्योंकि मिस्टर वीम्स मर चुकी हैं और ये उनकी सोल है, इसलिए एनिट उन्हें नहीं देख सकती। तो इसीलिए एनिट वेडनेसडे को ये बोल के चली जाती है कि दिमाग पे चोट लगने की बिना पे तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। एंड वेडनेसडे जैसे ही नीचे आती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल डॉट कुछ अनाउंस कर रहे हैं, जहाँ आज रात 12 बजे उन्हें कब्रिस्तान के पास से जुलूस निकालना है और वो अपने पूर्वजों को याद करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल वीम्स ये देख के काफी हैरान होती हैं कि उनकी जगह पर किसे ला के रख दिया है। इधर पक्सली स्लर्प को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इतने में गोमेस उसके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें साथ में मिलके स्लर्प को ढूंढेंगे। एंड यहाँ सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि उधर हम उस हंटर को देखते हैं जो एक गुफा के पास जाता है और उस गुफा के अंदर टाइलर बुरी तरीके से तड़प रहा था और उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो उससे बोल रहे थे कि जुर्म कबूल कर लो और अपने गुनाह कबूल करके अपने आप को बचा लो। लेकिन टाइलर वहाँ पे बुरी तरीके से इरिटेट हो रहा था और वो अपने आप को अकेला छोड़ने के लिए चिल्ला रहा था। पर तभी वो हंटर भी वहीं आ जाता है और वो पानी में निकलता हुआ एक आहट से सुनता है, जिसके बाद में वो गोलियां चला देता है और वो खुश होता है कि उसने उस लास्ट पेशेंट को भी मार दिया। लेकिन पास आने पे पता चलता है कि वो तो बस एक पुतला था और इतने में ही टाइलर उसके पीछे से हाइट बनकर आ जाता है और उसे मार डालता है। और ये सब कुछ गुफा के बाहर से छुपकर स्लर्प देख रहा होता है। एंड जैसे ही टाइलर वहाँ से चला जाता है तो वो आता है और उस आदमी के भेजे को खाने लगता है। एंड उस हंटर के पास में पेशेंट की लिस्ट पड़ी होती है, जहाँ पेशेंट 1938 की फोटो को देख के स्लर्प काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है। इधर वेडनेसडे म्यूजिकल टीचर इसाडोरा कैप्री के पास आती है, क्योंकि उनका पहले एक लिंक था हाइट के साथ, जहाँ इसाडोरा बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक हाइट था, लेकिन मादा हाइट जो है वो अपने मास्टर के बगैर भी अपने आप को काबू में कर सकती है। लेकिन वो हाइट जिनके मास्टर ना हो वो साइकोलॉजिकल तड़प के बुरी तरीके से मारे जाते हैं। और यहाँ इन्हीं हालातों में हमें टाइलर भी तड़पता हुआ दिख रहा है। लेकिन वेडनेसडे की इंटेंशन हमें क्लियरली समझ में आते हैं कि या तो वो हाइट को काबू करने वाली है या तो उसे खत्म, क्योंकि वो तुरंत जाके मिस थ्रोनिल की सारी फाइलें निकाल लेती है। लेकिन तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और प्रिंसिपल वीम्स उस बीच में इंटरप्ट करती है, लेकिन मोर्टिशिया उन्हें भाप लेती है और वो बोलती है कि उन्हें ऐसा आभास हो रहा है जैसे वीम्स के होने पे होता था। यही मोर्टिशिया वेडनेसडे को वो बायोलॉजिकल फॉर्मूला टाइलर पे इस्तेमाल करने के लिए मना करती है, लेकिन वेडनेसडे की बात नहीं मानती और वहाँ से किताब लेकर चली जाती है। इधर एनिट अपनी बॉयफ्रेंड के साथ होती है और बातों ही बातों में ये बात क्लियर हो जाती है कि वेडनेसडे हाइट का सामना अकेले नहीं कर सकती, इसीलिए एनिट थिंग के साथ मिलकर सारे नाइटशेड को इकट्ठा कर लेती है। अब क्योंकि सारे नाइटशेड के मेंबर एक साथ थे, इसलिए वेडनेसडे उन्हें प्लान बताती है और ये भी कि हाइट आज ही हमला करेगा जुलूस के टाइम। इधर पक्सले और गोमेज लर्च को ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते उन्हें स्पूकी नोटिस का नोटिस मिलता है, जहाँ पक्सली वहाँ जाने के लिए बोलता है और गोमेज भी रेडी हो जाता है। लेकिन उन्हें फॉलो करते हुए स्लर्प द ज़ॉम्बी भी वहीं आ जाता है और इधर उस हंटर की डेड बॉडी शेरिफ को मिल जाती है, जिसके बाद में उस डेड बॉडी के निशानों से उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी और हाइट एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। इधर हाइट की न्यूज वो पेशेंट भी सुन रही होती है जो अभी बची हुई है। इधर वेडनेसडे भी थ्रोनिल की किताबों से वो फॉर्मूला निकाल लेती है जिससे कि हाइट को काबू किया जा सकता है। इसके लिए प्रिंसिपल वीम्स मना तो करती है, लेकिन बावजूद इसके वेडनेसडे वो फॉर्मूला तैयार कर लेती है। इधर मेले में स्लर्प से एक आदमी टकराता है, जिसके बाद में वो उस पर हमला करके उसके दिमाग को खाने लगता है, जिससे कि सारे लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। एंड जैसे ही ये खबर शेरिफ को मिलती है तो टाइलर भी पीछे से ये बात सुन के उस मेले के अंदर आ जाता है। इधर ढूंढते हुए फाइनली पक्सली को स्लर्प मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे शॉकिंग ये होता है कि स्लर्प अब बात कर सकता है और वो पक्सली से बोलता है, मेरे इकलौते दोस्त तुम हो और तुमने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी शेरिफ उस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद में पक्सली अकेला वहाँ से बाहर निकलता है और अंदर कोई नहीं है ऐसा शेरिफ को बता देता है। लेकिन जाते जाते स्लर्प वहाँ से गोमेज को काफी भयानक तरीके से घूर रहा होता है। इधर वो पेशेंट जो बच चुकी थी वो अब मोर्टिशिया के पास में जाती है। यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि टाइलर की मॉम है। वो मोर्टिशिया से मदद मांगती है और मोर्टिशिया उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इधर वेडनेसडे ने अपना जाल बिछा रखा था और वो एनिट को चारा बनाती है, टाइलर को हाइट में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन टाइलर एनिट पर अटैक करने से पहले वेडनेसडे को पकड़ लेता है। वेडनेसडे उसे वो सिर्फ इंजेक्ट करने ही वाली होती है जिससे टाइलर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन तभी वहाँ पे एक और हाइट आ जाता है और वो वेडनेसडे को मारने वाला होता है, लेकिन मोर्टिशिया उसे रुकने की नहीं बोलती है। और ये हाइट कोई और नहीं बल्कि टाइलर की मॉम होती है, जिसे मोर्टिशिया वहाँ से जाने के लिए बोलती है और वो अपने बेटे टाइलर को लेके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में दोनों इंसानी रूप ले लेते हैं और फ्रांसुआ और टाइलर के बीच में हमें एक इमोशनल मूवमेंट देखने को मिलता है। अगले सीन में हमें एनिट दिखाई जाती है जो अपनी डांस प्रैक्टिस
कर रही थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। अब क्योंकि पूर्णिमा की चांद नहीं था और वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गई थी, इन इसके बावजूद वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन म्यूजिकल टीचर इसाडोला कैप्री उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती है। इधर गोमेज मोर्टिशिया को स्लर्प की सच्चाई बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके साथ पढ़ने वाला आइजैक है। इधर स्लर्प जूडी के घर जाता है और उसे मार देता है। अब अगले दिन वेडनेसडे की पूरी फैमिली को एनिट के साथ में प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ एनिट और वेडनेसडे बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ था, जिसमें वेडनेसडे जूडी के बारे में सारा सच बता देती है शेरिफ को, जिसके जवाब में शेरिफ बोलती है कि जूडी कई टाइम से लापता है। अब वो लापता क्यों है ये तो हमें तो पता ही है ना। लेकिन जाते हुए प्रिंसिपल विंस वेडनेसडे को चेतावनी देती है कि अगर तुमने इसे जल्दी से नहीं रोका तो सारा कुछ और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि दो हाइड खुला घूम रहे हैं। लेकिन वेडनेसडे इस वार्निंग को नजरअंदाज करती है और उसे अब पता लग जाता है पूरी तरीके से आइजैक के बारे में, और वो वहाँ से सीधा जाती है पक्सली के पास में, जिससे स्लर्प द ज़ॉम्बी या कहूँ तो आइजैक के बारे में उसे सारा कुछ पता लग जाता है। इधर हम टाइलर को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ होता है, लेकिन टाइलर को उसकी मॉम ने बांध रखा था, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को समझने की उस टाइम पे कोशिश कर रहे थे। इधर एनिट काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि पिछले कुछ दिन उसके लिए अच्छे नहीं गए थे, लेकिन इसाडोरा उसे आके ये बता देती है कि बिना फुल मून के जो तुम वेयरवुल्फ बनी हो, तुम कोई आम नहीं हो बल्कि एक अल्फा वेयरवुल्फ हो। जिसे सुन के एनिट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अल्फा वेयरवुल्फ जो है वो हमेशा अकेले रहते हैं। इधर वेडनेसडे के पास काफी कम समय होता है और मिस्ट्री काफी ज्यादा है जिन्हें सोल्व करना भी बाकी रह गया है। तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपनी नानी के पास आती है। तब उसकी नानी उसे राय देती है कि तुम्हें रोसलिन रोडली की कब्र पर जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद में वेडनेसडे बिना टाइम वेस्ट करे उस कब्र पे जाने की तैयारी करती है, लेकिन एनिट उसे बीच में ही रोकती है और बोलती है कि आज कर्फ्यू लगा है, हम ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते। फिर पिछली रात को लेके उन दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी बहस छिड़ जाती है, लेकिन वेडनेसडे उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। और वेडनेसडे उस कब्र पे आने के बाद में कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद में उसकी दृष्टि वापस आ जाती है और वो सीधा पहुँचती है रोडवुड के कक्ष में, जिसके बाद में वो रोडवुड से बोलती है कि उसकी पावर उसे वापस दे दी जाए। तब वो वेडनेसडे से एक कैंडल पे हाथ रखने के लिए बोलती है, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा होने से पहले वेडनेसडे उस पे से हाथ नहीं हटा सकती। और जैसे ही वो प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो इतने में एनिट आती है तो वेडनेसडे का हाथ हटा देती है, जिससे उन दोनों की आंखों में आंखें मिलती हैं और एक दूसरे के साथ में रूह चेंज हो जाती है। यहाँ वेडनेसडे एनिट के शरीर में आ जाती है और एनिट वेडनेसडे के शरीर में आ जाती है। अब वेडनेसडे जो कि एनिट के शरीर में आ चुकी थी वो इस सबको ठीक करने के लिए वहाँ से निकल जाती है, एंड एनिट जो कि अब वेडनेसडे के शरीर में थी वो बाहर जाती है, लेकिन उसका ऐसा बिहेवियर देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एंड तभी एग्नेस वेडनेसडे के पास आती है और उसे उस पर डाउट सा हो जाता है कि वेडनेसडे कभी ऐसा एक्ट नहीं करती। इधर वेडनेसडे जो कि अब एनिट के शरीर में थी वो वही रिचुअल दोबारा से परफॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने प्रिंसिपल वीम्स आ जाती हैं और उसे शांत करके सारी बातें समझाने लगती हैं। इधर आइजैक अब खुद को आईने में देखता है जो लगभग अब पूरी तरीके से इंसान दिखने ही लगा था, तो वो वहाँ से जाके एक सीक्रेट बंकर खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर टाइलर और उसकी मॉम होती है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि आइजैक कोई और नहीं बल्कि टाइलर की मॉम का ही भाई है। मगर तभी टाइलर की मॉम को खांसी उठने लगती है, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि एक हाइड ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। तब आइजैक उसे ठीक करने के लिए वापस विलो हिल जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो किसी खास दोस्त से मिलना चाहता था। इधर वेडनेसडे जो एनिट के शरीर में थी वो अपनी माँ के घर जाती है और एक सीक्रेट कमरे में चली जाती है, एंड वहाँ उसे ये सब कुछ ठीक करने का राज मिलता है, जहाँ स्टोनवुड बताती है तुम्हें इस शरीर को त्यागना होगा और सारे राज जो अभी अधूरे हैं उन्हें सुबह तक टटोलना होगा। इधर एनिट जो वेडनेसडे के शरीर में थी वो सबके सामने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचने लगती है, जिससे उसका काफी मजाक बन जाता है। और रात में वो मोर्टिशिया के साथ में डिनर करती है, लेकिन मोर्टिशिया वहाँ पे मिस वीम की मौजूदगी को भाप लेती है, तो इसलिए मिस वीम उसके सामने आ जाती है, जहाँ पे ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ मिस वीम बता देती है। तब मोर्टिशिया एनिट को भेजती है ताकि वो वेडनेसडे को छुड़ा सके और ये सब कुछ जो रायता फैला है इसे ठीक कर सके। इधर आइजैक भी अब नेवरमोर के अंदर आ जाता है और उसके सामने होते हैं उसके प्रोफेसर। वो आइजैक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। अब क्योंकि वो आइजैक की इन्वेंशन की बिना पे जिंदा थे, इसीलिए वो उसका जरूरी प्रोडक्ट वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन आइजैक उस प्रोफेसर को ऐसे मरने नहीं देता बल्कि उसका दिमाग खा लेता है। लेकिन इसी बीच एग्निस वहाँ आ जाती है और जैसे ही वो ये सब देखती है तो उसके मुंह से चीख निकलती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब क्योंकि आइजैक को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही आइजैक अपनी कार में आता है तो जो उसने प्रोफेसर से प्रोडक्ट निकाला था वो बताता है कि ये एक पावर सोर्स है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी कार की डिक्की में एग्नेस भी बैठ जाती है और वहीं पे डेड बॉडी होती है जोडी की, जिसके बाद में एग्नेस अपनी लोकेशन वेडनेसडे को सेंड कर देती है, मींस एनिट के फोन पर करती है वो लोकेशन सेंड। इधर आइजैक टाइलर की मॉम को बांधता है और वो प्रोसेस शुरू करता है जिससे उसके अंदर के हाइट को निकाला जा सके, बट टाइलर को ऐसा नहीं लगता कि हाइट एक श्राप है, उसे लगता है कि असली आजादी वही है। लेकिन टाइलर को तभी कुछ क्लिक होता है और वो एग्नेस को गायब होने के बावजूद भी पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। तभी
वहीं पे वेडनेसडे और एनिट भी आ जाती हैं। वेडनेसडे एग्नेस को छुड़ाने जाती है, लेकिन इतने में टाइलर उनके पास आ जाता है। पीछे से एनिट टाइलर पर अटैक कर देती है और इतने में ही वेडनेसडे उसके एक लात मारती है और वो दूर जाके गिरता है। पर वेडनेसडे एनिट के शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। एंड मौका देख के एग्नेस मशीन की पावर फुल कर देता है, जिससे मशीन बेकाबू होने लगती है और फटने जा रही थी। इतने में वेडनेसडे जो वेयरवुल्फ बन चुकी थी वो टाइलर पर अटैक कर देती है। टाइलर हाइड में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है। एंड अब क्योंकि मशीन फटने वाली थी तो एनिट वेडनेसडे को वहाँ से भागने के लिए बोलती है और वो सारे लोग वहाँ से निकल भी जाते हैं। इसी बीच में टाइलर भी अपनी पूरी फैमिली को लेके वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि टाइम कम बचा था, इसलिए वेडनेसडे एनिट को लेके सीधा उस कबर पर जाती है और दोनों अपने अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, जिससे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से मर्ज हो जाती है और दोनों ही अपने अपने शरीर में पहुंच जाती हैं और जिंदा रहती हैं। इतने में प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे के सामने आ जाती है। यहाँ प्रिंसिपल विम्स बताती है कि अब वो भविष्यवाणी टल चुकी है, इसलिए एनिट अब नहीं मारी जाएगी, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग ही रहे। और वो उसे एक और भविष्यवाणी बताती है जहाँ पे एडम्स के नाम की कबर होती है। अब ये नहीं पता होता कि एडम्स फैमिली में से कौन मरेगा। एंड वेडनेसडे ये देख के काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाती है। नाउ अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 15 साल पहले की स्टोरी को, और वहीं पे दो लोग बात कर रहे होते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल बैरी डॉट थे। और बैरी लिटरली उस टाइम गैब्रियल का मैनेजर होता है। यहाँ बैरी अपने सामने बैठे आदमी को एक बिजनेस प्रपोजल बताता है, जहाँ की उसका प्लान है कि वो एक कल्ट बनाएगा। क्योंकि ये सुनने में काफी अच्छा लगता था, इसलिए वो एग्री कर जाता है। अब उन्हें इसका नाम रखना था तो वो नाम रखते हैं इसका मॉर्निंग सॉन्ग। और प्रिंसिपल के सामने बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि गिडियन ही था। यहाँ पर ये चीज भी खोल दी गई है। मॉर्निंग सॉन्ग को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बैरी डॉट है, जो इस समय नेवरमोर का प्रिंसिपल भी है। नाउ अब हम आज के टाइम की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल बैरी अपने पार्टनर गिडियन की फोटो अखबार में देख रहे होते हैं। इसके बाद में वो वहाँ से डायरेक्ट जाता है बियांका और उसकी मॉम के पास में। उसे ऑलरेडी पता था कि बियांका की मॉम यहीं पर है और वो उन्हें काम पे लगने के लिए धमकाता है। इधर वेडनेसडे अपनी मॉम मोटिशिया को बताती है कि एनिट की भविष्यवाणी टल चुकी है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा अब हमारे सामने है, क्योंकि अब एडम फैमिली से कोई एक मरने वाला है और वेडनेसडे को भी नहीं पता कि वो आखिरकार कौन होगा। इधर इसाडोरा एनिट को समझा रही होती है कि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, तुम ऐसे ही नहीं घूम सकती। इधर आइजैक भी अब ज़ॉम्बी नहीं रहा था, वो पूरी तरीके से लगभग अब इंसान बन ही चुका था, लेकिन टाइलर उससे नाखुश था, इसीलिए उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस छिड़ जाती है। पर तभी टाइलर की मॉम को खांसी होती है, जिसमें उसने खून आता है। तब टाइलर उन्हें दवाई देने लगता है, लेकिन दवाई का पैकेट अब पूरी तरीके से खाली था। तो वो सारे लोग निकल जाते हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन वेडनेसडे तभी उस हाइट पॉइंट पर आ जाती है और उसे वहाँ पे टाइलर की फैमिली तो नहीं मिलती, लेकिन वहीं पर एक बटरफ्लाई थी। तो वो उसे पक्सली और ह्यूजिन के पास लेके जाती है, जहाँ ह्यूजिन बताता है कि ये बटरफ्लाई स्लर्प के अंदर से आई है, तो इस बटरफ्लाई के जरिए वो उसे ढूंढ सकता है। तो वेडनेसडे ह्यूजिन के साथ मिलकर आइजैक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर एजेक्स बियांका से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। अब बियांका कुछ बोले इससे पहले ही प्रिंसिपल आ जाता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाने लगता है। एंड इसी से एजेक्स को कुछ डाउट हो जाता है। इधर वेडनेसडे की नानी वेडनेसडे के रूम में जाती है, जहाँ वो दोनों आपस में बातचीत करती हैं। यहाँ वेडनेसडे की नानी ये चाहती थी कि उनका कारोबार अब वेडनेसडे संभाले, और वो जैसे ही ये बोल के रूम से निकलती हैं तो बाहर वही प्रिंसिपल था और वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाता है, जहाँ पे काफी आलीशान बिल्डिंग थी नेवरमोर के पास में। लेकिन किसी एडम्स को फुसलाना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए वेडनेसडे की नानी इस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। पर तभी वो बियांका को बुलाता है और साइरेंग से उन्हें मैनिपुलेट करवा लेता है। यहाँ वेडनेसडे की नानी अब पूरी तरीके से प्रिंसिपल के काबू में थी। और इधर टाइलर की मॉम को लेके वो एक जानवरों के अस्पताल में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद में आइजैक उस डॉक्टर को मार के खा जाता है और वो आईने में जब अपने आप को देखता है तो वो काफी ज्यादा जवान दिखता है। एंड क्योंकि इलाज के लिए टाइलर की मॉम को ब्लड चाहिए था तो टाइलर से अब ब्लड लिया जाता है। दूसरी तरफ जब वेडनेसडे और एनिट आपस में बात कर रहे थे तो एजेक्स उनके पास आता है और बियांका एक बड़ी मुसीबत में है ये बता देता है, और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल डॉट का हाथ है। इतने में ही वेडनेसडे की नानी अपनी पूरी फैमिली को बुला लेती है, जहाँ वो ये अनाउंस करते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अब नेवरमोर को दान कर देंगी। यहाँ ये बात बिल्कुल भी वेडनेसडे को हजम नहीं होती और वो वहाँ से सीधा पहुँचती है बियांका के पास में, जिसमें हमने सीजन 1 में जैसा फाइट देखी थी वैसी फाइट देखते हैं। लेकिन इस बार वेडनेसडे बियांका को काफी कुछ सुनाती है और उसे हरा भी देती है, जिसके बाद बियांका अपना गुनाह कबूल करती है और वो साइरिंग सॉन्ग यूज करके वेडनेसडे की याददाश्त मिटा देती है। लेकिन वेडनेसडे इसके लिए ऑलरेडी तैयार थी, उसने एग्नेस को अपनी पावर यूज करके गायब रहने के लिए खड़ा करा था। तो सारा कुछ भूल जाने के बाद भी एग्नेस वेडनेसडे को सच बता देती है, लेकिन वेडनेसडे इससे खुश नहीं होती। वो एग्नेस को उसके कपड़े चुरा के पहनने के लिए डांट के वहाँ से भगा देती है। इधर टाइलर ब्लड देने के बाद में फाइनली जाग जाता है, जहाँ उसकी मॉम और आइजैक बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो एडम फैमिली से बदला लेंगे। इधर प्रिंसिपल बियांका को अपनी ऑफिस लेके जाता है, जहाँ पर गिडियन ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन गिडियन यहाँ पे क्योंकि काफी गुस्से में था और वो बार बार बस अपने पैसे मांगता है, इसलिए प्रिंसिपल उसे जला के राख कर देता है और उसका किस्सा वहीं पर खत्म हो
जाता है। एंड इधर अब गाला की पार्टी स्टार्ट हो जाती है जिसमें एक ग्रैंड एंट्री लेती है वेडनेसडे की नानी, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा था प्रिंसिपल ने। लेकिन वेडनेसडे ने इससे बचने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा था। वेडनेसडे चुपके से बियांका के पास जाती है और उससे पूछती है कि डॉट ने तुम्हारी मॉम को कहाँ रखा है। एंड थोड़ा झिझकते हुए वो बता देती है कि डॉट ने उन्हें अपने घर में रखा है, जहाँ वेडनेसडे एजेक्स को भेजती है ताकि वो उन्हें सही सलामत ला सके। एंड सारी चीजें वेडनेसडे के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। एजेक्स जाता है और बियांका की मॉम को बचा कर ले आता है। इधर एग्नेस और एनिट में भी अब पूरी तरीके से दोस्ती हो गई थी और वो दोनों डांस पार्टनर भी बन जाते हैं, जिसके बाद हमें एक ब्यूटीफुल डांस देखने को मिलता है एग्नेस एंड एनिट का। एंड डांस के बीच में एग्नेस गायब होती है और प्रिंसिपल के पास में से वो टुकड़ा चुरा लेती है जिससे बियांका का साइरन ब्लॉक होता था। अब बियांका जैसे ही स्टेज पर माइक पे आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। इतने में ही वेडनेसडे उसे इशारा कर देती है उसकी मॉम भी ठीक है और वो मेटल का टुकड़ा भी चुरा लिया गया है। तब बियांका प्रिंसिपल डॉट और मोर्टेशिया को स्टेज पर बुलाती है, जहाँ पर अपना साइरन वो डॉट पर यूज करती है और उसे सच बताने के लिए सबके सामने मजबूर कर देती है। और होता भी बिल्कुल ऐसी है, प्रिंसिपल डॉट सबके सामने अपने गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन इसके बाद में वो बियांका को बंदी बना लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और ऊपर झूमर पर आग लगा देता है। बट इतने में ही एजेक्स पीछे से आता है और अपनी पावर से उसे पत्थर बना देता है। एंड वो झूमर जिसे उसने आग लगाई थी वो उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे प्रिंसिपल डॉट का डी एंड। जिसके बाद में यूजिन आता है और वो वेडनेसडे को बताता है कि स्लर्प का पता चल गया है, वो नेवरमोर के कब्रिस्तान के अंदर है। तभी मोर्टिशिया को याद आता है कि पक्सली यहाँ से गायब है और सारे लोग पक्सली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पक्सली बेचारा अकेले कब्रिस्तान के अंदर बैठा होता है। इतने में ही स्लर्प उसके पीछे से आता है और वो उससे बातें करते हुए उसके मुंह पे रुमाल रख के वहाँ से किडनैप करके ले जाता है। और जब तक वहाँ पे वेडनेसडे आती है वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। एंड इधर शेरिफ ने भी अपने सारे लोग पक्सली को ढूंढने के लिए लगा दिए थे, लेकिन उससे काम नहीं हो पा रहा था, पक्सली अभी तक नहीं मिला था। तब प्रिंसिपल विम्स बोलती है मोर्टिशिया से कि अपनी मॉम की हेल्प लो, उनसे जाके मदद मांगो। तो वेडनेसडे और वेडनेसडे की मॉम मोर्टिशिया और उसकी नानी तीनों मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जहाँ पक्सली तो नहीं मिलता लेकिन वेडनेसडे की पावर्स कुछ समय के लिए वापस आती हैं और उसे एक काला सच पता लगता है, जहाँ वो देखती है कि मोर्टिशिया और गोमेज आइजैक की लाश को ठिकाने लगा रहे थे और कपाल वृक्ष में उसे दफनाने वाले मोर्टिशिया और गोमेज ही हैं। तब ये बात वेडनेसडे अपनी मॉम से पूछती है, जहाँ वो बताती है सारा सच क्या था, कि आइजैक पहले भी अपनी बहन को ठीक करने के लिए उन मशीनों का यूज कर चुका है, लेकिन उसे एक बिजली का सोर्स चाहिए था, तो इसके लिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड गोमेज की हेल्प लेता है। हाँ, उन दोनों गोमेज के अंदर भी पक्सली की जितनी ही बिजली की पावर थी। एंड जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है वो गोमेज को पूरी तरीके से बेड़ियों में जकड़ लेता है, क्योंकि उसका इरादा था गोमेज की सारी पावर को यूज करना। यहाँ गोमेज की जान जाना पक्का था, इसीलिए कपाल वृक्ष के नीचे जो गड्ढा खोदा था वो आइजैक ने ही खोदा था, ताकि मरने के बाद में गोमेज को वो वहाँ पे आसानी से दफना सके। लेकिन इतने में मोर्टिशिया वहाँ पर आ जाती है और वो उसके सारे एक्सपेरिमेंट को तबाह कर देती है। अब गोमेज तो बच जाता है लेकिन उसकी सारी पावर्स यहाँ पर खत्म हो जाती है। एंड उस ब्लास्ट के टाइम पे आइजैक वहाँ पर मारा जाता है, इसलिए मोर्टिशिया और गोमेज उसे उसी गड्ढे में दफना देते हैं कपाल वृक्ष के नीचे। तब इस पर वेडनेसडे समझ जाती है कि वो इस बार भी पक्सली के साथ यही करने वाला है, वो उसकी सारी पावर को यूज करके टाइलर की मॉम को ठीक करेगा। इधर आइजैक टाइलर और टाइलर की मॉम के साथ में मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वो वेडनेसडे को भी शामिल करेंगे और यहाँ उन लोगों ने पक्सली को जंजीरों में कैद कर रखा था। एंड अगले ही दिन नेवरमोर के अंदर एग्नेस को उसके फादर लेने के लिए आ जाते हैं, तो वो उनके साथ चली जाती है और इधर इनिट को भी अब कैद में रहना होगा जब तक पूर्णिमा की रात निकल नहीं जाती। तो वेडनेसडे यूजिन के पास जाती है ताकि वो बटरफ्लाई भेज के स्लर्प का पता लगा सके, लेकिन तब तक वो बटरफ्लाई मर चुकी थी। जिसके बाद में यूजिन अपने बीहट चला जाता है, लेकिन उसके पीछे से स्लर्प आ जाता है और वो उसे कुछ सामान देता है ताकि वो वेडनेसडे को देकर आए। एंड वेडनेसडे जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर कपाल वृक्ष के अंदर आधी रात में बुलाया होता है। तो वेडनेसडे थोड़ी प्लानिंग करके थिंग को अपने साथ लेकर चली जाती है। एंड वेडनेसडे जैसे ही स्लर्प के पास जाती है तो थिंग मौका देख के स्लर्प पे एरो चला देता है, लेकिन स्लर्प उस एरो को ब्लॉक कर लेता है और टाइलर पीछे से आके थिंग को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे स्लर्प यानी कि आइजैक एक राज खोलता है कि थिंग कोई और नहीं बल्कि उसी का दाहिना हाथ है, क्योंकि जब वो ब्लास्ट हुआ था तो उससे पहले मोर्टिशिया ने उसके दाएं हाथ को काट दिया था, बट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कैसे उस हाथ में जान आ गई। जिसके बाद आइजैक अपने राइट हैंड को अपने हाथ से जोड़ लेता है और उसकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं और पावर आते के साथ ही वो सबसे पहला काम करता है वेडनेसडे को जिंदा जमीन में दफन करना। लेकिन टाइलर यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था, जैसे उसे ये चीज पसंद नहीं आ रही। जिसके बाद में वो अपने सिस्टर का इलाज करने के लिए पक्सली को ले जाते हैं। एंड जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं हम देखते हैं एग्नेस वहाँ खड़ी है और वो दौड़ी दौड़ी एनिट के पास जाती है। तब एनिट और एग्नेस तुरंत आते हैं और वो वेडनेसडे को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिट्टी हटाने में क्योंकि काफी टाइम लग रहा था इसलिए एनिट को मजबूरन से एक फैसला लेना पड़ता है। वो ना चाहते हुए भी फुल मून की रात में वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है, जिस पर एग्नेस उसे रोकते हुए बोलती है
है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाओगी। लेकिन एनिट वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होती है और वो वेडनेसडे को बचा लेती है, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद में वेडनेसडे की पूरी फैमिली आ जाती है और वो स्लम्प्ड ज़ॉम्बी के पीछे निकल जाते हैं। इधर आइजैक अपनी पावर की हेल्प से सारी मशीनों को एक करता है और पक्सली को भी अपनी जगह पर बांध देते हैं। एंड इसी बीच टाइलर की मॉम आइजैक से बोलती है कि तुमने वादा किया था। तब आइजैक झिझकते हुए अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन वो टाइलर की मॉम को नहीं बल्कि टाइलर को ही बांध देता है ताकि उसके अंदर की हाइट को निकाला जा सके। पर टाइलर इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। वो बोलता है कि तुम मुझसे मेरी पावर्स नहीं छीन सकते, लेकिन आइजैक उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। इधर पक्सली को बुरी तरीके से झटके लगने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वेडनेसडे वहाँ पर आ जाती है और तो टाइलर की मॉम उसे मारने के लिए नीचे आती है, लेकिन वेडनेसडे टाइलर के पास आ जाती है और वो कुल्हाड़ी उठा के टाइलर को मार नहीं पाली थी, बट वो ऐसा नहीं करती, उसको आजाद करती है। अब टाइलर ये देख के काफी हैरान होता है, लेकिन वो बिना टाइम वेस्ट करे हाइड में कन्वर्ट होता है और अपने मामा आइजैक पर हमला कर देता है। लेकिन इससे टाइलर की मॉम बुरी तरीके से भड़क जाती है और वो टाइलर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उस समय बेकाबू होता है, तो उसकी मॉम को भी मजबूरन हाइड में कन्वर्ट होना पड़ता है। एंड यहाँ हमें एक अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है दो हाइट के बीच, जहाँ माँ बेटी आपस में लड़ रहे हैं और आइजैक ये देख के बुरी तरीके से बौखला जाता है। तब वह अपनी पावर यूज करके वेडनेसडे का गला पकड़ लेता है, लेकिन वेडनेसडे थिंग को होश में आने बोलती है और साथ साथ मोर्टिशिया और गोमेज भी। और थिंग जो अब आइजैक का हिस्सा बन चुका था, वो होश में आता है और वो वेडनेसडे की तरफ से फाइट करता है और अपने ही शरीर को मारने लगता है। यहाँ थिंग आइजैक की बुरी हालत कर देता है और उससे अलग होकर वेडनेसडे की फैमिली के पास चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो आइजैक का दिल निकाल लेता है, जिससे आइजैक अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। इधर टाइलर और उसकी मॉम के बीच में फाइट हो रही होती है, तो टाइलर की मॉम नीचे गिर जाती है, जिससे वो भी मर जाती हैं। और इतने में ही शेरिफ भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो टाइलर की मॉम को मरा हुआ देखते हैं। बट इधर टावर में उसी टाइम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वेडनेसडे की पूरी फैमिली थी और वेडनेसडे की मॉम मोर्टिशिया एक क्लॉक के नीचे दब जाती है, जिसे गोमेज आके तुरंत हटाता है। बट यहाँ वेडनेसडे की मॉम होश में नहीं आ रही होती, तो सारे जने परेशान होने लगते हैं, लेकिन एकदम वो आंखें खोलती हैं और वेडनेसडे की भविष्यवाणी को गलत साबित कर देती हैं और सारा कुछ बिल्कुल ठीक ही हो जाता है लगभग। लेकिन अगले दिन वेडनेसडे के पास में एग्नेस आती है, जिसके पास में एनिट के वेयरवुल्फ की खबर थी, तो वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर के साथ में निकल जाती है अब एनिट को ढूंढने के लिए, ताकि उसे वो दोबारा से इंसान में तब्दील कर सके। इधर इसाडोरा कैप्री टाइलर के पास आती है और उसे एक पैप में हिस्सा बनने के लिए बोलती है, ताकि वो हाइट पे कंट्रोल नहीं बल्कि उसको समझ सके। जहाँ इसाडोरा ये भी बताती है कि उसके फादर भी एक हाइट थे और वो खुद एक वेयरवुल्फ है। लेकिन वेडनेसडे को तभी साइकिक झलकियां दिखाई देती हैं और उसे दिखती है उसमें आंट ओफेलिया। एंड यहीं पे हमें क्लिप हैंगर दिखाया जाता है, जहाँ मोर्टिशिया की नानी ने ही आंट ओफेलिया को पकड़ रखा था। वो कैद में तो थी ही, लेकिन उन्होंने उस दीवार पर लिख रखा था वेडनेसडे को जल्द ही मरना होगा। एंड इस बेहतरीन सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। सच कहूँ तो इसका पार्ट 2 पार्ट 1 के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा था और बहुत जल्द हम इसके सीजन 3 की थ्योरीज के साथ मिलेंगे। आपको थ्योरीज देखना काफी पसंद है तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। हम 20K के काफी ज्यादा करीब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।